नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया अगली क्लास के साथ। तो हमने अभी वृद्धि और विकास को पढ़ रहे थे। कल चर्चा हुई थी कि वृद्धि और विकास को पढ़ने के बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। हम आज MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। जो हमने अभी बाल विकास में वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है तो दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इस टॉपिक में, है ना। लगभग 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके साथ करवाना चाहता हूँ जो आपको थोड़ी डिफिकल्ट महसूस हों और आपको अन्य एग्जामों में आपने देखे होंगे कि जो आए हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं वो जो थोड़ी हम देख रहे हैं कि जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे 20 क्वेश्चन लगभग करवाएंगे, तो उन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो 8-10 क्वेश्चन वो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो डाउट वाले होंगे। तो उन क्वेश्चनों को आपके सामने रख रहा हूँ। बकाया क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन ऐसे करना है कि जो ये 20 यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा कि जो सर ने पढ़ा है उससे रिलेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमने पिछले एग्जाम वगैरह देखे हैं तो उनमें आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, और हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे हों कि जो आपको डाउट क्लियर भी हो जाएं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को कुछ रखा है जो आपके सामने हम करवाने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। वृद्धि और विकास से संबंधित जो मैं क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। बस कोशिश ये करना है कि जैसे ही स्क्रीन पे आप क्वेश्चन को पढ़ें तो अपने माइंड मेकअप कर लें कि हमें आंसर देना है और क्या हो सकता है, ताकि मैं बाद में जब आंसर दूँ तो आपको वो आंसर मैच कर रहा है, आपने कितना पढ़ा है, कितना अध्ययन किया है, तो आपका इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास से रिलेटेड, स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। क्वेश्चन को आपको समझना है। ये रहा पहला ऑप्शन आपका, एकीकरण का सिद्धांत। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। चौथा, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों 4 ऑप्शन। उम्मीद है कि आपने सही ऑप्शन को पिक कर लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें यदि क्वेश्चन को ही देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है या पालन करता है। तो हम देखते हैं कि इस जो क्वेश्चन में है किसकी चर्चा हुई है या किस प्रकार किया गया है। तो हम देखते हैं दिशा की बात हो रही है, और दिशा से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। तो हम देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका आंसर होगा तीसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये हमने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से, विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा हुआ है ना, इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पढ़ रहा हूँ कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं केवल आंतरिक कारक। दूसरा ऑप्शन है केवल बाह्य कारक। तीसरा है आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक, इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आपने टिक कर लिया होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक। ठीक है, अभी हम और चर्चा इसमें करेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, या वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। इसकी बात करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि जैसे हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो वंशक्रम का भी योगदान होता है, वातावरण का भी योगदान होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी योगदान होता है ना, पोषण का भी योगदान होता है। ये सब क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, है ना। अभी इसमें एक चैप्टर हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है।
बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें कथन दिए गए हैं, यानी ऊपर 2 कथन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। अब आपको ये बताना है कौन कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। कथन ये है, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, चौथा है ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो इसमें भी आपने देखा होगा। अब देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों, यानी तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन सही हो जाएंगे, यानी चौथे का तीसरा, ए और बी या 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहला, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, विकास की प्रक्रिया मां के गर्भ से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तीसरा, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। ये 3 आपके आंसर दिए गए हैं और उसी से संबंधित फिर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है पहला एवं तीसरा, दूसरा है दूसरा एवं तीसरा, तीसरा है पहला एवं दूसरा, चौथा है ये सभी। विचार कीजिए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा हुआ है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि विकास जन्म के पहले प्रारंभ हो जाता है और हम देखते हैं वृद्धि और विकास की बात करते हैं और जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ये भी हम पढ़ रहे हैं कि विकास, हम देखते हैं विकास और वृद्धि की प्रक्रिया कहाँ से, जन्म के पहले यानी गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं और हम देखते हैं विकास जो होता है हमेशा चलता रहता है मृत्यु तक। तो ये भी सही है। तीसरा, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हमने एकीकरण का सिद्धांत क्या लिखा है, एकीकरण का सिद्धांत आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, एकीकरण के सिद्धांत में हम क्या करते हैं, बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाता है, फिर हम देखते हैं अंग के छोटे छोटे भागों को, अंग से जुड़े भागों को चलाता है, फिर हम देखते हैं दोनों में एक साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। तो ऐसा होता है प्रत्येक बालक के विकास में, यानी तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहले 2 सही। तो कौन सा ऑप्शन है जो पहले 2 सही बता रहा है, तो तीसरा हो जाएगा, तो पहला एवं दूसरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अब 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा विकास से संबंधित है। पहला, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चौथा, विकास हमेशा रेखीय होता है। ये 4 ऑप्शन। तो आपने सही आंसर का चयन कर लिया होगा। देखिए एक बार हिंट कर रहा हूँ आपको, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है,
यानी ये विकास से संबंधित कथन गलत है, यानी ये हो नहीं सकता। दूसरा, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा है विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चौथा है विकास हमेशा रेखीय होता है। 2 ऑप्शन बचे। तो हमने पढ़ा हुआ है वर्तुलाकार सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की प्रक्रिया रेखीय ना होकर क्या होती है, चक्राकार या वर्तुलाकार होती है, यानी ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमने पढ़ा है व्याप्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, है ना। अब देखना और जटिल एक ही क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब यदि इसी में पूछ लिया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याप्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को या कौन सा कथन व्याप्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो भी इसका आंसर यही हो जाएगा तीसरा। क्यों? व्याप्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही आयु के सभी बालकों का विकास दर क्या होता है, भिन्न होता है, यानी असमान होता है, समान नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक ही क्वेश्चन से 2 बन जाएंगे और आपके ऑप्शन यही रहेंगे। तो आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। तो इसका तीसरा हो जाएगा विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये हमने पढ़ा है। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा है, तो व्याप्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। यह आपका सीटेट 2011 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। दूसरा, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। चौथा है सान्निध्य की आवश्यकता। सान्निध्य मीन्स होता है संगति, है ना। तो इनमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन को एक बार और देख लेना है कि क्वेश्चन में हम क्या है, निगेटिविटी है, क्वेश्चन में नकारात्मकता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपके समक्ष है। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। बस हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें ना में पूछा गया है कि सा में, यानी निगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। तो इसमें क्या है, निगेटिविटी है कि कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अभी हम 30 सेकंड का समय, ये समय जो दे रहे हैं आपको रुकने का, ताकि आप चिंतन करो। हम जो बीच में रुक जाते हैं, हम केवल किस लिए, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बालकों को चिंतन करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। अब ये तो हम टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट करवा रहे हैं, इसके बाद हम क्या करवाएंगे, आपका लाइव टेस्ट करवाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं, केवल अभी इसलिए आप लोगों की डिमांड भी थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन भी होते जाएँ कुछ, और आपको कुछ लगे भी कि हमसे बन रहा है, समझ स्तर से परे तो नहीं है। इसी वजह से हम केवल टाइम जो दे रहे हैं, हो सकता है आपके कमेंट्स आए अगले वीडियो में कि सर आप रुक जाते हो कुछ देर के लिए, तो केवल इसलिए रुक रहा हूं ताकि आप उस समय चिंतन कर सकें कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखें इसको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ठीक है, सरल है दोस्तों, तुरंत आपने उत्तर खोज लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, और हमने पढ़ा है निरंतरता मीन्स क्या होता है, लगातार। तो हम देखते हैं विकास लगातार चलता रहता है, यानी कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। उसी में हमने वर्णन किया है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि चलती रहती है। ये बात अलग है कि विकास के दौरान प्रक्रिया कभी धीमी होती है, कभी तीव्र। अगला क्वेश्चन है
बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। पहला है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर तथा शरीर से बाहर से मध्य की ओर। दूसरा है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तीसरा है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। चौथा है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। देखिए दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है इसके, और आपको हिंट बताऊं, आपने पढ़ा हुआ है विकास की दिशा का सिद्धांत, हमने पढ़ाया हुआ है आपको, तो उसमें पढ़े हमने 2 प्रकार से। एक पढ़ा हुआ है सेफेलोपोइडल, यानी सिर से पैर की ओर होता है, और एक पढ़ा हुआ है मध्य भाग से बाहर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर। अब इसमें जो दूसरा दिया गया है आंसर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि सिर से पैर, ये पढ़ा ना सेफेलोपोइडल विकास का तात्पर्य क्या है, तो सिर से पैर की ओर, और हम देखते हैं केंद्र से परिधि की ओर या मध्य भाग से बाहर की ओर। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी के क्वेश्चन जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे मैच कर रहे होंगे, यदि आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। पहला, विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा उससे मिलता जुलता है। ऊपरी जो क्वेश्चन है पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें 2 क्वेश्चनों का मेल है, और इसमें एक क्वेश्चन को पृथक कर दिया गया है। ठीक है, तो आपने पढ़ा, और हम देखते हैं शिरस्थ सिद्धांत, यानी सेफेलोपोइडल की बात हो रही है, यानी सिर से पैर की ओर। अब किसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर से पैर की ओर दिया गया हो, तो पहला। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले सिर का विकास होता है बाद में पैरों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, विकास का सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। फिर से वही पूछ लिया गया, व्याप्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ना कि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है। क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा है विकास निरंतरीय होता है। तीसरा है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। चौथा है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भले ही आपको बड़ा लग रहा होगा, है ना, आपको बार बार लग रहा होगा कि एक बार और पढ़ें, एक बार और पढ़ें, और हम आपको क्वेश्चन और भी बता चुके हैं कि जब भी यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब हमें सस्पेंस होता है कि वास्तव में ये गलत तो नहीं है या हमसे नहीं बनता है, तो फिर हमें कभी कभी ऑप्शन टटोलना पड़ते हैं। अब यदि इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखा जाए तो हमें ये देखना है कि 4 ऑप्शन है, तो 4 में कौन सा ये
ये अन्य 3 से सिमिलरिटी नहीं रखता है, तो पक्का है कि यदि ऐसा करेंगे तो हमें आंसर अपने मन से ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। एकीकरण का भी सिद्धांत पढ़ा है, विभेद भी हमने पढ़ा है, ती वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरंतर विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार नहीं, आप देखो 2008 के पेपर में देखोगे, 11 के पेपर में देखोगे, 14 के पेपर में देखोगे, ये क्वेश्चन इतना आता है और हम इसको 90% लोग, क्या 99% लोग इसको गलत करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन हम सोचते ज़्यादा गहराई में और हम गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन निरंतर विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। ऑप्शन पहला है, विकास की गति विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरा, शरीर का विकास कभी तीव्र तो कभी धीमी गति से होता है। तीसरा है, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। चौथा है, उपर्युक्त सभी। तो आपने क्वेश्चन को टिक कर लिया होगा आंसर को कि कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों यदि आपने ये क्वेश्चन का आंसर सही टिक कर लिया तो ये समझो कि आपके एनुअल जो आपके एग्जाम होंगे, जो आपके वर्ग 3 का एग्जाम होगा, तो पक्का कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सॉलिड हो चुका है, यदि आपने ये सही कर लिया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर का विकास कभी तीव्र तो कभी धीमी गति से होता है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दूसरा। और विश्वास है कि कई लोगों ने, बहुत से सारे लोगों ने इसमें गलतियां की होंगी, किसी ने लिख दिया होगा उपर्युक्त सभी, है ना। तो हमें ये देखना है, विकास की गति विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, ये निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, जबकि व्याप्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है। जबकि निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये बात अलग है कि कभी विकास के दौरान प्रक्रिया कभी धीमी हो जाती है, कभी तीव्र, वही इसमें दिया गया है, तो आंसर के रूप में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ए, विकास का मापन असंभव है। बी, विकास का लक्ष्य होता है। सी, विकास अमूर्त होता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, हमने कल भी चर्चा की थी इस पर, पहले भी चर्चा की थी, उसके पिछले वीडियो में भी, कि क्वेश्चन आएगा तो हम मात कहाँ खाते हैं, कभी कभी हम ना और सा में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी नेगेटिविटी दी गई है, और क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा आंसर देने का तरीका बदल जाना चाहिए, हमें फिर उल्टा देखना पड़ता है कि विकास का मापन असंभव है, सत्य है। विकास का लक्ष्य होता है, ये भी सत्य है। विकास अमूर्त होता है, ये भी सत्य है। तो सत्य कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतिम क्वेश्चन है, आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम से पढ़ा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए शिक्षक हैं, आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम से पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए आप किसे दोषी मानेंगे। ठीक है, आप एक टीचर हो या टीचर के रूप में हो, आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ बालक हैं या कुछ छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो आपके पढ़ाने को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए आप किसे दोषी मानेंगे। ए, अपने स्वयं के पढ़ाने को। बी, छात्रों के स्तर को। सी, अपने साथियों की राजनीति को। डी, पाठ्यक्रम की नीरसता को। ये हैं 4 ऑप्शन।
तो आशा करता हूँ कि आपने इसका भी आंसर चूज कर लिया होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन पहले ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम देखते हैं, आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम से पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए, जब भी एक छात्र की बात होती है ना, एक छात्र की बात होती है तो हम देखते हैं व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन जब अधिक छात्रों की बात, कुछ है तो पक्का है कि दो या अधिक हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगी। हम देखते हैं अपने स्वयं के पढ़ाने को। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट हम देखते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, तो टीचर को अपने पढ़ाने के स्तर में सुधार करना होता है। तो ये हम देखते हैं, यही इसका आंसर होगा, अपने स्वयं के पढ़ाने को। तो दोस्तों, ये रहे थे वृद्धि और विकास से संबंधित क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको सभी सही लगे होंगे और आपने ठीक ठीक आंसर चूज किए होंगे। और जो भी अभी एक तो किसी प्रकार का डाउट रहा नहीं होगा, और यदि जो डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। बस यही हमने अभी जो क्वेश्चन करवाए, ये हम देखते हैं, ये टॉपिक से रिलेटेड थे और हमने आपको समय भी दिया है 30-30 सेकंड का। क्यों? ताकि आप चिंतन कर सको। लेकिन जो अब बाद में क्वेश्चन करेंगे, जब हम कोर्स के बाद क्वेश्चन करवाएंगे, तो ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा और आपको समय नहीं दिया जाएगा। आपको समय, क्योंकि आप भी जानते हैं कि समय कम मिलता है, तो कोशिश करना है कि 30 सेकंड में ही हम आपका अपना आंसर है उसको चूज कर सकें, है ना। और हमने बताया भी था कि एक ही विषय वस्तु को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, हमें जिस दिन ये हमारी जिज्ञासा कम होती जाएगी तो हमारा बाल विकास का स्तर अच्छा होता जाएगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।